वेलकम टू टुडेज एनालिसिस ऑफ द हिंदू। आज का हेडलाइन है कि एनडीए डबल इंजन गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड इन तमिलनाडु। अभी पीएम साहब बोल रहे हैं गिव डिसाइसिव मेंटेन टू मैंडेट टू बीजेपी मोदी टेल्स केरला। हर जगह यही बोलेंगे अब। मणिपुर किलिंग केस बीइंग गिवन टू एनआईए। वो जो अभी कल जो वो परसों एक्चुअली मर्डर जो हुआ है वो मेटी जो आदमी है उनका। एडिटोरियल में दिया हुआ है कि माइंडलेस किलिंग, ये वही मणिपुर पे है कि ये जो हुआ है वो गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। जो फ्रेजाइल पीस था वो ख़त्म हो रहा है और जो गवर्नमेंट है वो रिज़ाइन कर दिया है, राष्ट्रपति शासन लग गया है, तब भी जो भाजपा सरकार है वो फेल कर गया है, मतलब सेंटर। ठीक है, वो अपना उनका टेक है। राइट टू डिग्निटी गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर इक्विटेबल पे फॉर आशा वर्कर्स। आशा वर्कर्स मतलब वो फ्रंटलाइन वर्कर्स होते हैं जो आंगनवाड़ी और ये सब में, उनका दिया हुआ है कि उनको क्यों वो कभी वो गवर्नमेंट मतलब एम्प्लॉय नहीं उनको कंसिडर किया जाता है। तो वो ढेर सारे जगह उनका दिया हुआ है कि अब प्रोटेस्ट हुआ, फिर वो हुआ, फिर ये हुआ, लेकिन उनको वो मतलब सरकार लोग वो प्रॉमिस करते रही, वो प्रॉमिस कभी फुलफिल नहीं हुआ। तो वही दिया हुआ है कि उनको क्यों उनका राइट है एक तरह से कि उनको अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय घोषित कर देना चाहिए। फिर दिया हुआ है डिलिमिटेशन आफ्टर 2027 रीड्राइंग मैप रीड्राइंग पावर इन इंडिया। ये अभी जो 26 का सेंसस मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ऐसा हो गया था कि 26 के, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वैसे, कि 2026 के बाद जो भी पहला सेंसस होगा उसके बेसिस पर डिलिमिटेशन होगा। तो दिल्ली में अभी सेंसस होने वाला है, उसमें प्रॉब्लम ये उठ रहा है कि जो सदर्न स्टेट्स हैं उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया है और जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उसमें पॉपुलेशन ज़्यादा है, यूपी हो गया, बिहार हो गया। तो अब अगर डिलिमिटेशन होता है और सीट्स बढ़ते हैं तो ऑब्वियस बात है कि नॉर्दर्न स्टेट्स को ज़्यादा सीट मिल जाएगा। तो उसमें क्या किया जाए? तो ये एस वाई कुरैशी हैं, ये फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो इन्होंने कुछ सुझाव दिया है कि मतलब ढेर सारा सुझाव है इसमें, 1 2 3 ऐसा करके ढेर सारा सुझाव है। तो वो आप लोग देख सकते हैं। और द नीड फॉर केयरफुल नेविगेशन, वही कि फिर भाई जो वल्नरेबल सेक्शंस है, खास करके जैसे अभी वोमेन का ये जो एग्जांपल दे रहे हैं इसमें, कि जो पहले जो डिलिमिटेशन कमीशंस बने हैं उनको 4 5 साल लगता है कि भाई तुम अपना रिपोर्ट देने में। तो अभी सेंसस होगा मान लीजिए 27 में, और उसके बाद जो चुनाव होना है उसमें टाइम ही नहीं रहेगा उतना कि वो अपना रिपोर्ट दे पाए। तो जो नारी शक्ति अधिनियम वाला है जो रिजर्वेशन दे रहा है वुमेन को, वो कैसे लागू होगा? फिर SC STs को कौन सा सीट मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये डिलिमिटेशन कमीशन के डिस्क्रिप्शन पे होता है। मतलब कितना सीट मिलना है ये फिक्स है, लेकिन कहाँ मिलना है ये डिलिमिटेशन कमीशन पे। तो वही दिया हुआ है लास्ट में, तो ये आप लोग देख सकते हैं। फिर ये इंडिया एंड EU अब फिट पार्टनरशिप इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड। अब ये जो दोनों मैम है ये लोग लिख रही हैं कि जो क्योंकि EU और इंडिया दोनों का जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है वो मीट कर रहा है, और जो अभी जो FTA होने वाला है उस पर ध्यान दे रहे हैं ये दोनों। उसके अलावा जो है डिफेंस डील पे, डिफेंस टाइज पे इन लोगों को ध्यान देना चाहिए। और उससे हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड, वाइल मैक्सिमाइजिंग कोऑपरेशन इन इश्यूज ऑफ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी रिमेन्स वाइटल, परहैप्स द हार्डेस्ट एंड मोस्ट नेसेसरी कन्वर्सेशन लाई इन डिफेंस। तो अब उनका है, देखिए अभी जब तक वो होगा नहीं ना, EU नहीं हो जाए, ब्रिक्स नहीं हो जाए, तब तक ये आर्टिकल आते रहेगा कि वो उसमें वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन जैसे RBI रेकमेंड किया कि हाँ CBDC जो है वो इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, तो वो फिर इम्पोर्टेंट है। फिर अगर उसको इनकॉर्पोरेट कर लेता है और उस पर काम करता है, ब्रिक्स को ही कुछ भी बना देता है, फोरम बना देता है, तो वो और इम्पोर्टेंट हो जाएगा। लेकिन कोई अगर ऐसा आर्टिकल आकर के लिख रहा है ओपेड में, तो वो ठीक है, आपको जनरल नॉलेज के लिए हो सकता है, आपको पॉइंटर मिल जाए मेंस के लिए, लेकिन उसके पीछे सर नहीं पड़ना है। ये ट्रायल बाय सोशल मीडिया, इसमें 17 जनवरी को एक केस हुआ कि एक लड़का था केरला में, उसको एक लड़की ने वीडियो बना के ये डाल दिया कि ये मेरे को सेक्सुअली हरास कर रहा है। अब वो घर गया और कुछ उस वीडियो पे 2 मिलियन व्यूज़ हो गए। तो ये मतलब इसने सुसाइड कर लिया। अब वो डिबेट चल रहा है कि, और वो वीडियो फिर ये इसने सोशल मीडिया पे डाला तो उसमें देख के लग रहा है कि कुछ किया ही नहीं उस बंदे ने। तो अब उसी में डिबेट चल रहा है कि भाई ये जो मतलब आप लोग सेक्सुअल हरासमेंट के नाम पे जो क्या बोलेंगे, प्रॉब्लम हो रहा है मेन को, उसको कौन देखेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है। जुरिस्डिक्शनल चेंजेस नॉट अलाउड अहेड ऑफ सेंसस, सुप्रीम कोर्ट 6, ये अनिल अंबानी पे कुछ चल रहा है उनके ग्रुप पे, उसका है महाराष्ट्र मिनिस्टर। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये देखिए अभी जो चल रहा है गुबरनेटोरियल। गुबरनेटोरियल मतलब ऐसा कोई भी चीज़ जो गवर्नर से रिलेटेड है उसको गुबरनेटोरियल बोलते हैं।
गुबर्नेटोरियल वॉकआउट्स टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। यहाँ तो ये है, लिख रहा है टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स, मेरे हिसाब से तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब इसमें फिर वो ढेर सारा क्या, 2-3 जजमेंट्स का नाम दिया हुआ है कि वो जो डिस्क्रिशनरी पावर है, ये बात कर रहा है, ये आर्टिकल केवल इसका बात नहीं कर रहा है कि उनको स्पीच देना चाहिए या जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये बोल रहा है कि उनका डिस्क्रिशनरी पावर कहाँ तक है। ये आर्टिकल का मेन आर्ग्यूमेंट वो है कि वो जो गवर्नर और ये लोग जो गवर्नर स्पीच नहीं दे रहे हैं उसमें ऐड कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, उसको ये डिस्क्रिशनरी पावर के एंगल से देखना चाह रहा है ये आर्टिकल। तो इसको आप लोग पढ़िएगा। इसमें जो मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है वो है शमशेर सिंह का एक जजमेंट है, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें क्या बोला सुप्रीम कोर्ट कि गवर्नर इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द सीएम। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो उस जजमेंट का जो मतलब पॉइंट है वो यही है कि गवर्नर इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द सीएम। दिस हैज बीन क्लियरली स्टेटेड अंडर आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। अब आर्टिकल 163(1) क्या है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस, एट द हेड to aid and advise the governor in the exercise of his functions, except insofar as he is by or under the constitution required to exercise his functions, or any of them in his discretion। अब यहाँ पे ये मेंशन कर दिया कि इन हिज डिस्क्रिशन, और उसके आगे फिर एक और से ये आर्टिकल का सेक्शन है जिसमें लिखा हुआ है कि जो उसका डिस्क्रिशन है, कौन सा मैटर उसके डिस्क्रिशन में और कौन सा नहीं है, ये गवर्नर डिसाइड करेगा। तो इसके कारण इशू उठ रहा है कि इनको क्या डिस्क्रिशन है क्या नहीं डिस्क्रिशन है। तो कुछ जो है लिमिटेड डिस्क्रिशन, या उसको एक तरह से बोलते हैं, ये तो लिमिटेड डिस्क्रिशन है। उसके बाद एक सिचुएशनल डिस्क्रिशन होता है। अभी ये देखते हैं, जैसे आर्टिकल 356 है, उसमें क्या लिखता है कि ऑन अ रिपोर्ट बाय द गवर्नर, ऑन अ रिपोर्ट सेंट बाय द गवर्नर और अदरवाइज द प्रेसिडेंट में वो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं अगर उनको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी, जो स्टेट का मशीनरी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा है। तो ये जो रिपोर्ट भेजना है ये गवर्नर का डिस्क्रिशन है। आर्टिकल 164(1) वो क्या बोल रहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम पर्टिकुलरली इन अ हंग असेंबली। अब देखिए यूजुअली क्या होता है, जो लार्जेस्ट पार्टी होता है उसको, उसका जो लीडर होता है वो सीएम के पद पे नियुक्त होता है। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो मेजॉरिटी वाला होगा, लार्जेस्ट पार्टी होगा, वही उसमें क्या लिखा हुआ है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये एक इनको डिस्क्रिशन, और ये तब काम आता है जब हंग असेंबली होता है। ये उसमें क्या होता है कि किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलता, तो उसको बोलते हैं हंग असेंबली, या कोई कोलिशन को भी नहीं मिलता है। तब गवर्नर क्या करते हैं कि किसी एक लीडर को, यूजुअली द लार्जेस्ट जो पार्टी होता है उसके लीडर को, या लार्जेस्ट कोलिशन के लीडर को, वो बोलते हैं कि आप अपने जो हाउस है उसमें ट्राई करिए कि मेजॉरिटी आपको बन जाए, और उनको सीएम अपॉइंट कर देते हैं। तो ये उनका एक सिचुएशनल डिस्क्रिशन है। फिर आर्टिकल 200 में बोलता है कि जो बिल्स हैं, इस पे भी बहुत अभी हुआ था तमिलनाडु और ये सब का, तो उसमें बोल रहा है कि रिजर्वेशन ऑफ अ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये प्योरली उनका डिस्क्रिशन है, वो चाहे तो उसको रिजर्व कर सकते हैं। और कुछ सिचुएशन है जिसमें उनको करना ही है, जिनमें जैसे पावर ऑफ द हाई कोर्ट को अगर वो कुछ ऑल्टर कर रहे हैं तो उसमें उनको रिजर्व करना ही है। तो ये 2-3 सिचुएशंस है जिसमें उनको डिस्क्रिशन है। अब बात होगा फिर राष्ट्रपति का कि राष्ट्रपति को कहाँ है डिस्क्रिशन, तो राष्ट्रपति को कहीं डिस्क्रिशन नहीं है, हल्का सा भी डिस्क्रिशन नहीं है। राष्ट्रपति वही करेंगे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेगा। जब फिर बात होगा, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया तब, उसमें सुप्रीम कोर्ट बोला है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तभी रिजाइन करेगा जब नया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चार्ज लेगा। मतलब देयर कैन नॉट नॉट बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वहाँ होना ही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो गवर्नर है उनको कुछ डिस्क्रिशनरी पावर मिला है, मतलब जैसा कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइस हुआ है ना, जैसा वो बना है उस हिसाब से उनको मिल गया है डिस्क्रिशनरी पावर। और फिर एग्जांपल, अगर जैसे वो दो एक यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर हैं और एक स्टेट के गवर्नर है, तो वो फिर उनका अलग है, उसमें फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मैटर नहीं है। वो जब यूटी के का एडमिनिस्ट्रेटर का काम करेंगे तब उनको उसमें काम नहीं है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सुने। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है इनको यूजुअली, जो मतलब क्योंकि गवर्नमेंट का जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्कीम है उसमें गवर्नर को कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं दिया गया है, लेकिन वो संविधान ऐसा बन गया है
कि उसमें कुछ डिस्क्रिशनरी पावर हो गया है। इसमें एक बाबा साहेब अम्बेडकर का कोट दिया हुआ है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स कोटेड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑन द रोल ऑफ द गवर्नर इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। द गवर्नर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन has no functions which he can discharge by himself, no functions at all. While he has no functions, he has certain duties to perform. He is the representative not of a party, he is the representative of the people as a whole of the state. तो क्या बोल रहे हैं कि वो बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो एडवाइस है उसके बिना वो अपना फंक्शन डिस्चार्ज कर ही नहीं सकते। तो ये एक उसको क्या बोलेंगे, एक ग्रे एरिया है कॉन्स्टिट्यूशन का कि कौन सा मैटर उनके डिस्क्रिशन में है और कौन सा नहीं। अब उनको स्पीच देना है, ये संविधान में लिखा हुआ है कि भाई उनको स्पीच देना है हर साल का पहला सेशन में और हर जनरल इलेक्शन के बाद पहला सेशन में। लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है कि भाई वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो लिख के देगा वही देंगे या वो अपना उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। फिर तो अब जैसे TN रवि चले गए, अब ये तो एक मैटर है ना कि भाई आपने तो स्पीच ही नहीं दिया, तो वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। 71 तेजस्वी सिक्योरिटी 70 वांटेड बाय इंडियन हाई कोर्ट, ये सब ऐसे ही है। फिर ये सब ये मनरेगा वाला ये नरेगा मोर्चा बना है, इसके खिलाफ जो राम जी वाला बिल है उसके खिलाफ। और ये वाला देखिए जो हमारे CDS हैं वो बोल रहे हैं कि स्ट्रैटेजिक विजन ऑफ नेताजी हैज़ लेसन्स फॉर कंटेम्प्रेरी इंडिया। तो क्योंकि नेताजी भी गए थे वहाँ, जर्मनी गए, फिर जापान गए, फिर आर्मी रेस किया और अंडमान निकोबार से जापान को मतलब एक एग्रीमेंट करके फर्स्ट यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, देखते हैं। Emphasizing Netaji's foresight, General Chauhan pointed to Bose's vision for indigenous army protection as early as 1945. He cited the negotiation with Japan to secure the Andaman and Nicobar Islands as India's first sovereign territory. तो ये बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि कैसे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं वो देखो asserting that his approach to diplomacy, military leadership and nation building offered critical lessons. तो ठीक है, ये अपना जो CDS है उनका कहना है। लेकिन ये देखिए कि जो सुभाष चंद्र बोस हैं उनका एक क्वेश्चन आया था मेंस में हिस्ट्री में मतलब उनका और गांधी जी का कंपेयर कर रहा था। तो UPSC जो ऐसे जो थिंकर्स हैं हमारे या जो लीडर्स हैं, चाहे गांधी जी हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, नेहरू हो गए, पटेल हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, या जो कल्चरल लीडर्स हैं राम मोहन रॉय हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, ज्योतिबा फुले, इन लोगों को UPSC पेपर 1 में भी पूछता है और पेपर 4 में भी पूछता है। अब पेपर 1 में वो अलग तरह से पूछता है और पेपर 4 में वो अलग तरह से पूछता है। तो आप लोग जब किसी भी थिंकर को पढ़िएगा, खास करके गांधी जी को तो 3 बार पूछ चुका है और एथिक्स में तो कितना ही बार पूछ चुका है, तो उसको दोनों एंगल से पढ़िएगा कि उनका हिस्ट्री क्या है, उनका आइडियोलॉजी क्या है और उनका एथिकल एस्पेक्ट क्या है। तो वो आपको काम आएगा एथिक्स पेपर में। और ख़ास करके अगर आप उनका एथिकल जो व्यू पॉइंट है वो समझिएगा ना, तो आपको ये पता चलेगा कि पता क्या चलेगा, आपको एग्जाम्पल्स में मदद मिलेगा। जैसे एक एग्जाम्पल है जैसे गांधी जी का कि जो मीन्स है वो एंड है वो मीन्स को जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि जो एंड है वो मीन्स को जस्टिफाई कर सकता है। मतलब कि आप किसी अच्छे काम को करने के लिए बुरा मीन्स अप्लाई नहीं कर सकते, ये गांधी जी बोल रहे थे। सुभाष चंद्र बोस बोल रहे थे कि आप किसी अच्छा एंड को अचीव करने के लिए आप बुरा काम कर सकते हो। जैसे जापान से हम दोस्ती, जापान माने कि वो हर जगह, वो चाइना में भी वो एट्रोसिटीज कर रहा है, वो डिक्टेटरशिप है और वो हर जगह तबाही मचा रहा है, लेकिन मेरे देश के लिए वो इंडिपेंडेंस भी मदद करेगा, मेरे लिए वो अच्छा गोल है। हाँ, तो उसमें अगर जापान मदद कर सकता है तो हम उसके साथ लेंगे, लेकिन गांधी जी बोलेंगे कि नहीं, वो अगर बुरा है तो हम उसका साथ नहीं लेंगे। तो इस तरह से भी आप सोचने का ट्राई करिएगा कि जो लीडर्स है उनका एथिकल अप्रोच क्या है। फिर है कि डाइवर्सिफाई और फिश बास्केट, यूनियन गवर्नमेंट एडवाइजेस स्टेट्स। अभी देखिए 1-2 दिन पहले फिर एक मीटिंग भी हुआ था जिसमें 40 कंट्रीज आए थे, तो उसमें US को बुलाया था, US नहीं आया, चाइना आया था, रशिया आया था। ये फिशरीज जो हमारा सेक्टर है उसको एक्सपैंड करने का, तो ये न्यूज़ एज सच उतना वो नहीं है। जो आपको समझना है वो ये है कि इंडिया का फिशिंग सेक्टर अभी कहाँ स्टैंड करता है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश है, मतलब दुनिया में
जो जितना भी फिश प्रोडक्शन हो रहा है उसमें सेकंड लार्जेस्ट इंडिया है, और वो दुनिया का 8% फिश प्रोड्यूस कर रहा है इंडिया। और ये 1% देता है जीडीपी को और 5% देता है एग्रीकल्चरल जीडीपी को। ये डेटा आप याद रखिए अगर हो सके, क्योंकि ये आप अगर मेंस में आता है, एक बार पूछा है क्वेश्चन, वो देखेंगे लास्ट में, उसमें आपको इंट्रोडक्शन देने में मदद मिलेगा, और इसको आप कंक्लूजन में भी यूज़ कर, थोड़ा लैंग्वेज बदल करके आप कंक्लूजन में भी यूज़ कर सकते हो। फिर हमारा पोटेंशियल क्या है, ये देखिए लगभग हमारा जो है ना प्रोडक्शन जो फिश का है उसमें लगभग 75% वो इनलैंड वाला है। तो हम लोग, हमारा जो 11,000 का लॉन्ग कोस्ट लाइन जो है उसको हम लोग उतना यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। फिर हमारे पास 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब उस एरिया का रिसोर्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें फिशरीज भी आता है, तो हम लोग उसमें फिशिंग कर सकते हैं, एक्वाकल्चर कर सकते हैं, लेकिन वो सब हम लोग उतना अभी कर नहीं रहे हैं, तो वही पोटेंशियल में आएगा वो। फिर डोमेस्टिक डिमांड बढ़ रहा है, क्यों? एक तो ये है कि जो ट्रेडिशनली कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो फिश पे डिपेंड करते हैं, जैसे बंगालीज हो गए, ये जो बिहार में मिथिला कम्युनिटी होता है, ये लोग फ़िश यूजुअली खाते हैं। लेकिन अब जो जहाँ फ़िश नहीं भी होता है, जहाँ ज़्यादा फिशिंग नहीं होता है, वो लोग भी खा रहे हैं, दिल्ली वैली में, ये सब जगह भी अब फ़िश का डिमांड बढ़ रहा है। फिर हमारे पास क्योंकि डाइवर्स क्लाइमेटिक जोन्स है, तो हमारे पास ढेर सारे स्पीशीज़ हैं। इस आर्गुमेंट में, वो इस आर्टिकल में वो भी दिया हुआ है कि जो हमारा जो फिश का बास्केट है उसको हम लोगों को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। इसमें दिया हुआ है, 2 फिश का नाम दिया हुआ है, रोहू और कतला। इन जो हमारे यहाँ ज़्यादातर यही प्रोड्यूस होता है, एक होता है रोहू और एक होता है कतला। अगर आप फिश खाते होगे आपको पता होगा, रोहू और कतला। तो और ये भी लिखा हुआ है कि मतलब एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस में ये उसका डिमांड उतना ज़्यादा नहीं है, तो हम लोगों को उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। फिर उसके बाद हमारे मेजर प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं, तो आंध्र प्रदेश है, बंगाल है, कर्नाटका, तमिलनाडु है। फिर वेस्टर्न कोस्ट में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है क्योंकि रगेड कोस्ट लाइन है और साइक्लोन कम आता है। बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा वो आता है, साइक्लोन आता है। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में रिवर सिस्टम्स ढेर सारे हैं, गंगा है, उसके बहुत बहुत सारा ट्रिब्यूटरी है, गंडक है, वो है, सोन है, और कोसी है, तो वहाँ पे ढेर सारा वो होता है, यमुना है। फिर कहाँ होगा, रिवर्स हैं, लेगून्स हैं, वेटलैंड्स हैं, ये इंडिया में जो है वो रिसोर्स बहुत है फिश प्रोडक्शन के लिए। लेकिन चैलेंजेस क्या क्या हैं? सबसे पहले तो हमारे पास कोल्ड स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत है। देखिए कोल्ड स्टोरेज क्यों चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल आज मछली मार लिए तो आज ही खा जाओगे, मतलब ऐसा होता नहीं, ऐसा होना चाहिए बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम लोग उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बिहार में आंध्र प्रदेश से बहुत ज़्यादा मछली आता है, तो उसको आप ऐसे नॉर्मल ट्रक में डाल के नहीं ला सकते, क्योंकि वो एक मतलब डेड बॉडी है, तो उसको अगर आप लेके जाओगे ऐसे ही तो वो सड़ जाएगा। मतलब उसके लिए आपको एक कोल्ड स्टोरेज चाहिए, सर्टेन टेम्परेचर पे उसको स्टोर करके ले जाना पड़ेगा ताकि वो एडिबल रह सके। फिर फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स आते हैं, खास करके अब क्लाइमेट चेंज के कारण। अभी दितवा जो था वो तो बहुत ज़्यादा डेवेस्टेशन लाया, उसके अलावा बे ऑफ बंगाल में और अब अरेबियन सी में भी जो साइक्लोन्स है वो बढ़ने लगे हैं। फिर एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में वो है कि ये कास्ट बेस्ड एक्टिविटी है, कि कुछ सर्टेन कास्ट होते हैं जो इसको करते हैं। तो इस चीज़ को हम लोगों को बीट करना है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अब कुछ भी वो जो बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो इसको भी एज अ वो देख सके कि हाँ इसमें भी हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। फिर एक प्रॉब्लम जो इंडिया में ऑलमोस्ट हर सेक्टर में है वो ये कि ये अनऑर्गेनाइज्ड है और मैनुअल मेथड्स यूज़ होते हैं मोस्टली, तो प्रोडक्टिविटी कम है। फिर जो शिप्स यूज़ होता है, शिप्स तो क्या, छोटे छोटे जो जहाज यूज़ होते हैं, उनसे ओशियन पोल्यूशन का खतरा है, कभी ऑयल स्पिल हो जाएगा, कुछ हो जाएगा तो उससे। और उससे बड़ा खतरा है कि ये है थ्रेट टू अदर स्पीशीज़ ड्यू टू बॉटम ट्रॉलिंग। अब श्रीलंका और इंडिया में ये एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि इंडियन फिशरमैन बॉटम ट्रॉलिंग करते हैं और वो बोलते हैं कि उसके कारण हमारा इकोसिस्टम खराब हो रहा है, तो वो एक इशू है, मैरीटाइम डिस्प्यूट्स विद श्रीलंका। अब इनिशिएटिव्स क्या क्या है, एक तो इंडिया में पहले ब्लू रेवोल्यूशन आया था, उसके बाद 2015 में लाए ये लोग, जो सरकार है वो मिशन नील क्रांति लाए फॉर बोथ इनलैंड एंड मरीन फिशरीज, एम्ड एट डबलिंग फिश फार्मर्स इनकम। जैसे हमारा आया था कि फार्मर का इनकम डबल करेंगे 2022 तक, तो इसमें आया कि जो हमारे फिश फार्मर्स है उसका हम लोग डबल करेंगे। फिर 2021 में एक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आया था, उसके बाद एक पीएम मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना आया 2023-24 से, वैलिड है 2026-27 तक। इसका एक दो स्कीम मतलब पार्ट टर्म लिख दिए क्योंकि ये लेटेस्ट वो है।
पहला है कि अगर आप इंश्योरेंस करिएगा तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, मतलब बेसिकली आपका जो इंश्योरेंस को पेमेंट जाएगा ना उसमें कुछ इंसेंटिव मिलेगा। फिर आपको इंसेंटिव मिलेगा जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, टू अडॉप्ट सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम। मतलब आप माइक्रो हो स्मॉल हो, ये कैसे डिफाइन होता है उसका फिर डेफिनेशन दिया हुआ है कि सर्टेन आपका थ्रेशोल्ड होना चाहिए टर्नओवर का या इन्वेस्टमेंट का या प्रॉफिट का। तो अगर आप माइक्रो एंड स्मॉल में आते हो तो आप अगर क्वालिटी कंट्रोल वाला और ये सब अगर आप सिस्टम लगाते हो, ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बाहर अगर हमको एक्सपोर्ट करना है तो उनको दिखाना पड़ेगा कि भाई हमारा क्वालिटी अच्छा है, तो वो अगर आप लगाओगे तो हम आपको इंसेंटिव देंगे। तो ये फिशरीज जो फिशरी ये है इंडियन फिशिंग सेक्टर, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका करंट स्टेटस क्या है, पोटेंशियल क्या है, मेजर प्रोड्यूसर्स, चैलेंजेस और इनिशिएटिव्स। इनिशिएटिव्स हमेशा हर चीज़ का याद रखिए क्योंकि यूपीएससी पूछता है इनिशिएटिव, जहाँ वो बोलेगा। और इनिशिएटिव्स ऐसे भी याद रखिए, अगर आप चैलेंजेस दे रहे हो तो आपको वे फॉरवर्ड में या कंक्लूजन में आपको उसको ख़त्म करना है, आंसर को ख़त्म करना है, तो आपको वे ये कुछ मेजर्स बताने पड़ेंगे, और सबसे अच्छा मेजर्स होता है जो गवर्नमेंट कर रहा है वो आप बता सकते हो। फिर राहुल गांधी का, फिर ये एम्बिशियस स्कीम टू स्पर नेक्स्ट जनरेशन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया हिट्स हर्डल। ये एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल का प्रोडक्शन का था, उसमें पीएलआई में इसको भी इनकॉर्पोरेट किया गया था। तो इसमें हम लोग को समझना चाहिए कि ये क्या है, एडवांस केमिस्ट्री सेल क्या होता है। तो एडवांस केमिस्ट्री सेल्स आर नेक्स्ट जनरेशन एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज दैट स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रोकेमिकली और केमिकली। ये नेक्स्ट जनरेशन क्यों है, क्योंकि पुराने जो हमारे बैटरीज है ना, वो उनका जो एनर्जी स्टोर करने का कैपेसिटी है वो कम है, और इन लोगों का ज़्यादा है, जैसे जो लिथियम आयन बैटरीज होते हैं ईवीज में जो यूज़ होता है, एंड रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज, ये सब में ये यूज़ होता है। तो इसका क्या है की एस्पेक्ट्स। तो पहले टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, एसीसीज मतलब एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल आर एडवांस्ड हाई परफॉर्मेंस बैटरी सच एज लिथियम आयन, और सॉलिड स्टेट बैटरीज यूज फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये आप लोग याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में एसीसीज यूज होता है। एडवांटेज क्या है, तो ऑफर हायर एनर्जी डेंसिटी कंपेयर टू द ओल्डर बैटरीज। सिग्निफिकेंस क्या है, क्रूशियल फॉर रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल। अब ये फॉसिल फ्यूल से कैसे जुड़ गया, अब देखिए आप क्या करिएगा, आप सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करिएगा, आपका सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन अभी उतना डिमांड नहीं है उसका, तो आप क्या करोगे, उसको या तो वो बर्बाद होगा या उसको आप स्टोर करोगे। स्टोर कहाँ करोगे, तो एडवांस केमिस्ट्री सेल में स्टोर करोगे। इसमें क्यों स्टोर करोगे, क्योंकि इसमें आप ज़्यादा स्टोर कर सकते हो, इसका जो एनर्जी डेंसिटी है वो ज़्यादा है। तो इस तरह से वो हम लोगों को फॉसिल फ्यूल में भी फॉसिल फ्यूल को एलिमिनेट करने में मदद करेगा। फिर अपना ये इंडिया का जो पीएलआई स्कीम है, क्या उसका स्कीम है कि 50 गीगावाट आवर ऑफ एसीसीज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हम लोग बनाएंगे। फिर 18,100 करोड़ रुपए का हम लोग ये दिए थे। और की रिक्वायरमेंट्स क्या है कि अगर मतलब इसके लिए कि आपको अगर पीएलआई में आपको वो चाहिए तो 25% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन इनिशियली, रेजिंग इट टू 60% विद इन 5 years अलॉन्ग विद मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट ऑफ 225 करोड़ पर गीगावाट आवर। तो ये अगर आप रिक्वायरमेंट फुलफिल करोगे तो आपको पीएलआई में जो भी इंसेंटिव मिलना है वो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो यहाँ तक हो गया। वेबिनार, पोल बॉडीज, सेबी एक्यूजेस। देखिए यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया है, इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है और उसको पता है कि वो जब मेरा प्रोडक्ट आएगा तो वो मार्केट में उसका बहुत डिमांड होगा और उसके कारण मेरा शेयर ऊपर जाएगा। अब कोई बड़ा टॉप एग्जीक्यूटिव है जिसके पास ये इन्फॉर्मेशन है, वो किसी को वो उससे कोई बंदा पूछा, वो बोला ठीक है भाई ये जो ऐसा ऐसा प्रोडक्ट आने वाला है और उसके कारण मार्केट में हमारा शेयर बढ़ने वाला है। तो वो बोला कि भाई ठीक है, तो हम तेरे कंपनी का शेयर कर लेते हैं। अब देखिए उसके पास ऐसा इन्फॉर्मेशन आ गया जो बाकी किसी लोग के पास नहीं है, तो उसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। उसी में फॉर एग्जांपल अगर किसी को पता है, एग्जीक्यूटिव टॉप ऑफिसर या जिसको भी पता है कि भाई देखो मेरा कंपनी जो है ना अभी फ्लॉप होने वाला है, या उस पर जो डेट बर्डन है वो बहुत ज़्यादा है, या इंटरेस्ट हम लोग पे नहीं कर पा रहे, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन जो कंपनी को ख़राब लाइट में दिखा दे और वो किसी को पता चल जाए, या किसी को पेमेंट के तौर पे किसी को ब्राइब दे के अगर कोई ये इन्फॉर्मेशन निकलवाए, तो उसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। तो ये इलीगल है, इंडिया में इनसाइडर ट्रेडिंग इलीगल है। अडानी शेयर्स टैंक आफ्टर एसईसी सीक्स टू बाईपास इंडिया ऑन समन्स। अभी कल ही देखे थे कि ये बोला है कि भाई गवर्नमेंट को बाईपास करके हम लोग समन कर।
टैंक होना मतलब वो नीचे आना, शेयर का दाम नीचे आना। फिर वैसा कुछ काम का नहीं है इधर। यहाँ देखिए, इंडिया ईयू विल अपग्रेड इट्स टाइज ट्रेड डील स्टिल इन द वर्क्स। तो ये अभी चलेगा, अभी 26 जनवरी या 27 जनवरी को हम लोग ये कवर करेंगे, प्रॉबेबली 27 को कवर करेंगे या 28 को, जब इनका ट्रेड डील हो जाता है। यूके इट्स बैक आफ्टर। अब ये बोला, ट्रम्प बोला कि जो यूके के ट्रूप्स थे वो फ्रंट लाइन पे नहीं लड़ते थे अफगानिस्तान में, तो उसी पे। रशिया डिमांड्स यूक्रेन्स डॉनबास रीजन बिफोर टॉक्स। अब ये सीधा बोल रहा है कि भाई मेरे को डॉनबास रीजन चाहिए ही चाहिए। अब डॉनबास रीजन कौन सा है? ये देखिए, ये जो मैप है इसमें ये जो ग्रीनिश पार्ट है, ये वाला डॉनबास रीजन है। अब इसको रशिया मांग रहा है कि भाई मेरे को दे ही दो, तभी हम बात करेंगे। अब इसमें देखिए, यूपीएससी पूछता है कि प्लेसेस इन न्यूज़, मतलब हर साल एक ना एक सवाल उसका रहता ही है। तो आपको जो कुछ चीज़ जो दिमाग में रहना चाहिए, जो प्लेसेस जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है या इम्पोर्टेंट है, पहला है खार्किव, उसके बाद है बाखमुत, लुहान्स्क, ये तीनों तो आपको नाम, और ये वाला यहाँ पे दिया हुआ है खेरसोन। ये तीन चार नाम आप याद रखिएगा। और डॉनबास रीजन किस, डॉनबास किस कंट्री में, डॉनबास भी आप याद रखिएगा। उसके बाद ये ब्लैक सी का पार्ट है, ये सी ऑफ एजोब है, यहाँ पे कर्च स्ट्रेट है, और ये वाला ब्लैक सी है। अब देखिए, ब्लैक सी का आप मैप आप लोग ध्यान में रखिएगा, कैस्पियन सी का ध्यान में रखिएगा। ये सब मैप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, आपको मिलेगा जो भी इम्पोर्टेंट है। और ये ब्लैक सी आप लोग दिमाग में रखिएगा, क्योंकि रशिया और यूक्रेन अभी न्यूज़ में चल ही रहे हैं। तो ये डॉनबास रीजन हुआ। और वो चार पांच जो नाम है, जो भी नाम है, ये आप लोग याद रखिएगा, खार्किव, खेरसोन, बाखमुत, लुहान्स्क, ये सब बार बार न्यूज़ में आते रहे, क्योंकि कोई इस पे बॉम्ब गिरा रहा है, कहीं से ऑफेंसिव हो रहा है, तो ये न्यूज़ में आते रहे ये सब नाम। बाकी इधर तो स्पोर्ट्स है, आज साइंस तो रहता नहीं है। रीजनल में देखिए क्या हो रहा है, प्राइवेट स्कूल्स एंड सिटी इशूज, सबसे एक जो गंदा न्यूज़ था वो तो वो आगे है। सीजन्स फर्स्ट रेन लोअर्स एयर पोल्यूशन, इंक्रीजेज हार्डशिप्स फॉर होमलेस। अब इसमें जो ठीक है, बारिश हुआ ये तो ठीक है, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये टर्म, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये वाला जो टर्म है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये क्या होता है ये देखते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट है ये टर्म। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है आर लो प्रेशर सिस्टम्स फ्रॉम मेडिटेरेनियन, मतलब ये ओरिजिनेट हो रहे हैं मेडिटेरेनियन सी में, कॉजिंग विंटर रेनफॉल एंड स्नोफॉल इन नॉर्थ इंडिया। अब ये जो होते हैं जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होते हैं, ये मॉइस्चर लैडेन विंड्स होते हैं, इसमें ये मॉइस्चर होता है, ये आते हैं, ये हिमालय से टकराते हैं, ये ऊपर जाते हैं, और ये जो कंडेंसेशन होता है और बारिश होता है। विंटर रेनफॉल इसी इन्हीं के कारण होता है। वो जो हिमालय में जो स्नोफॉल होता है इस साइड, जो मसूरी, कुल्लू, जहाँ भी होता है, वो सब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का है। जो लोअर टेम्परेचर वाले हैं वहाँ पे स्नोफॉल होता है, जहाँ पे ज़्यादा थोड़ा टेम्परेचर है वहाँ पे रेनफॉल होता है। और ये पूरा नॉर्थ इंडिया को भी कभी कभी कवर कर लेते हैं, मतलब इवन बिहार तक आ जाते हैं। यूजुअली ये दिल्ली, वेस्टर्न यूपी तक रिस्ट्रिक्ट रहते हैं, लेकिन अगर आना होगा तो ये क्योंकि कुछ है ही नहीं रास्ते में, कुछ ब्लॉक करने के लिए है ही नहीं। फिर दे आर ड्रिवन बाय सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये आ कैसे रहे हैं, मतलब ठीक है वहाँ पे तो लो प्रेशर सिस्टम बन रहा है, लो प्रेशर सिस्टम मतलब जहाँ पे एयर कन्वर्ज हो रहा है, लेकिन वो इंडिया कैसे आ रहे हैं, तो वो आ रहे हैं सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के साथ। अब ये क्या है, ये हम लोग आगे देखेंगे। फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का क्या क्या इम्पैक्ट है, पहले तो रेनफॉल एंड स्नोफॉल होगा, वो ऑब्वियस है। फिर जैसे ही ये लोग ये सब आते हैं, टेम्परेचर गिर जाता है इस इंडिया का। और ये ऐसा नहीं है कि केवल अभी आएंगे, मतलब जब रेनफॉल होगा तब, ये बिना रेनफॉल का भी आ सकते हैं, और उस समय भी टेम्परेचर ड्रॉप होगा। ज़रूरी नहीं है कि अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाए तो वो हो ही जाएगा रेनफॉल। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वेव्स में आते हैं कि वो आए फिर ख़त्म हो गया, फिर आए फिर ख़त्म हो गया। गुड फॉर राबी क्रॉप, जैसे वीट है ना, उसको थोड़ा रेनफॉल चाहिए, उसको कुछ सर्टेन अमाउंट का रेन चाहिए, तभी वो ठीक वो होता है, फ्लावर करता है, जो भी है। तो अगर वो रेन अगर ख़त्म नहीं हुआ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो वो नुकसान करेगा। डिलेज और अर्ली अराइवल में डैमेज क्रॉप्स। अब अगर पहले आ गया या बाद में आ गया,
तब ये जो भी वेस्टर्न वो हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, ये सब में जो भी क्रॉप्स रहेंगे, मोस्टली ठंडा में वीट लगता है, वो खराब हो जाता है। फिर इम्पैक्ट्स रिवर फ्लो, क्योंकि बारिश हो रहा है उस समय, तो रिवर फ्लो तो असर होगा ही। ये इसका मैप है, देखिए कैसे आता है। यहाँ पे है मेडिटेरेनियन रीजन, यहाँ से ये वेस्ट सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम इनको मतलब उसमें ये फंस जाता है, और उसके बाद आते 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 ये उत्तराखंड में आता है। ये उत्तराखंड दिया हुआ है, यहाँ पे दिल्ली होगा, यहाँ पंजाब होगा, हरियाणा होगा, वेस्टर्न यूपी होगा, ये सब में ये रेनफॉल करवाता है। अब जेट स्ट्रीम्स क्या है? जेट स्ट्रीम्स अकॉर्डिंग टू WMO, इट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग होगा। Jet streams are a strong, narrow current concentrated along a quasi-horizontal axis in the upper troposphere or lower stratosphere, characterized by a strong vertical and lateral wind shear and featuring one or more velocity maxima. अब ये डेफिनेशन क्या है? देखिए, अगर आप लोग जेट स्ट्रीम पे क्वेश्चन आता है, किसी चीज़ पे भी क्वेश्चन आता है, और आप अगर अकॉर्डिंग टू सर्टेन बॉडी करके अगर आप लिख रहे हैं, तो आप हू बहू उसको इसको रट के तब आपको लिखना है। नहीं तो फिर अगर वो एग्जामिनर थोड़ा वो हुआ तेज, होते ही है तेज, तो मार्क्स कट जाएगा। ये क्या बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग होगा, नैरो करंट होगा, मतलब वो ज़्यादा उनका विड्थ ज़्यादा नहीं होता है। कॉन्सेंट्रेटेड अलोंग अ क्वाजाई हॉरिजॉन्टल। क्वाजाई हॉरिजॉन्टल क्या है कि वो ऊपर भी उड़ रहे हैं और ये ऐसे ऐसे भी हो रहे हैं, मतलब आप समझ रहे हो, ये अगर आप वो इमेजिन कर सको, तो वो ऊपर ऊपर भी ऐसे ऐसे भी जा रहे हैं, और वो ऐसे ऐसे भी आगे पीछे भी कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं क्वाजाई हॉरिजॉन्टल। अपर ट्रोपोस्फेयर मतलब सबसे लोअर, जो एटमॉस्फेयर का लोएस्ट पार्ट है वो ट्रोपोस्फेयर है, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर है, तो या तो अपर ट्रोपोस्फेयर में होगा या लोअर ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर में होगा। स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एंड लैटरल विंड शेयर। विंड शेयर क्या होता है कि जो हवा है, फॉर एग्जाम्पल उसका अगर 5 किलोमीटर, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हवा है 5 किलोमीटर में, तो उसका जो वर्टिकली उसका अगर देखोगे विंड स्पीड अगर आप नापते जाओगे तो वो चेंज होते जाएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल 500 मीटर पे 1 kmph है, सेकेंड 2 किलोमीटर पे गए तो 7 kmph हो गया, फिर उसके ऊपर गए 13 kmph हो गया, तो इसको बोलते हैं विंड शेयर। तो यहाँ पे वर्टिकल और लैटरल दोनों विंड शेयर होता है। फीचरिंग वन और मोर वेलोसिटी मैक्सिमम। वेलोसिटी मैक्सिमम होता है मैक्सिमम वेलोसिटी, तो इसको बोलते हैं जेट स्ट्रीम। ये होता है, ऐसा होता है जेट स्ट्रीम। ये आप सोचो कि ऐसे 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 जो हो रहा है ना, ये आप इमेजिन करो कि केवल आगे पीछे नहीं हो रहा है, ये हवा में ऊपर नीचे भी हो रहा है, ऑल्टीट्यूड भी इसका चेंज हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तब हो जाएगा क्वाजाई हॉरिजॉन्टल एक्सिस। उसके बाद है फॉर्म ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू रीजन्स। मतलब प्रेशर डिफरेंस, मतलब प्रेशर डिफरेंस कैसे बनता है? टेम्परेचर से बनता है। पोलर रीजन में देखिएगा तो टेम्परेचर कम होता है, तो प्रेशर उसका कम होता है। फिर आप उधर थोड़ा इधर आइएगा तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, सॉरी उधर प्रेशर ज़्यादा रहेगा। तो प्रेशर के हिसाब से और टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होते रहेगा। ये पोलर है, यहाँ पे टेम्परेचर लो है तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे ट्रॉपिक्स है तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर लो रहेगा। अब इसमें क्या होता है कि ये हाई टेम्परेचर, सॉरी ये हाई प्रेशर और ये वाला लो प्रेशर, ये दोनों अपना एक सेल बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं, जो विंड का पैटर्न बनता है उसको बोलते हैं हेडली सेल, फेरल सेल एंड पोलर सेल। ये जो प्लानिटरी विंड्स हैं उसको बोलता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसे उठता है हवा, फिर इधर जाता है, फिर ये ऐसे गिरता है, फिर इधर से उठता है, इधर से उठता है, कुछ हवा इधर चला जाता है, कुछ हवा, ये अगर आप लोग वो पढ़ोगे ज्योग्राफी में, उसमें आप लोग को समझ में आ जाएगा। बेसिकली आप लोग ये समझो कि जो तीनों सेल्स होते हैं, एक हो गया हेडली सेल, एक हो गया फेरल सेल, एक हो गया पोलर सेल, ये तीनों में प्रेशर डिफरेंस होता है और टेम्परेचर डिफरेंस होता है, जिसके कारण जो विंड होता है वो ऐसे बहने लगता है। और ये बहता है कहाँ? या तो अपर ट्रोपोस्फेयर में या लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में, और इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। अब अगर वो पोलर एरिया में है तो उसको हम लोग बोलेंगे पोलर जेट स्ट्रीम। ऐसे ही एक पोलर नाइट जेट स्ट्रीम भी होता है।
यहाँ पे अगर है तो उसको हम लोग बोलेंगे सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। अब इसको हम लोग सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। इसको सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वेस्ट से बहता है। जैसे वेस्टर्लीज विंड भी होते हैं क्योंकि वो वेस्ट से बहते हैं, तो ये वेस्टर्लीज हो गया। और ये जो सरफेस पे बहेंगे उसको वेस्टर्लीज बोलेंगे, और जो ऊपर उड़ेगा उसको बोलेंगे सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अब इसका क्या सिस्टम है कि जब गर्मी का मौसम रहता है, जब गर्मी का मौसम है तो सन यहाँ आ जाता है, तो सन यहाँ आ जाता है इक्वेटर के ऊपर, इक्वेटर के नॉर्थ। तो ये जो भी इसका जो भी हमारा वो होता है विंड बेल्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बस ले रहे हैं ITCZ का, कि इंटर जो ट्रॉपिकल वो होगा, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, वो यहाँ रहेगा, लेकिन जब सन इधर आ जाएगा तो वो बढ़ के फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा। तो ऐसे ही जैसे बढ़ता है वैसे ही जो वेस्टर्लीज है वो भी बढ़ेगा, वो नॉर्थ चले जाएगा। जो फेरल सेल होगा वो आगे जाएगा, पोलर सेल भी आगे चला जाएगा, साउथ आएगा तो साउथ साउथ होते जाएगा। तो ये ग्राउंड पे हो रहा है। अगर आप ऊपर का बात करोगे तो वहाँ भी यही हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब ये इक्वेटर है, ये अगर इक्वेटर है तो गर्मी के समय में अगर सन यहाँ पे है, मतलब नॉर्मली यहाँ पे है, फिर वो घट बढ़ के यहाँ आ गया, तो ये वाला जो दिया हुआ है ना, ये यहाँ पे, ये बढ़ के यहाँ आ जाएगा, और ये वाला जो है ना ये बढ़ के यहाँ आ जाएगा, ये वाला और ऊपर चला जाएगा। तो इससे क्या असर होता है, तो ऊपर नीचे जब ये होता है तो यूजुअली जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो यहाँ पे हिमालयाज है, वो हिमालयाज के नॉर्थ में बहते हैं, तो कोई असर नहीं पड़ता। मेडिटेरेनियन से कुछ भी आए जो भी आए, हम लोगों को सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम से कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन जब ठंड आता है तब क्या होता है कि जो सन है वो यहाँ आ जाता है, सदर्न हेमिस्फेयर में चला जाता है। तो जैसे ही सदर्न हेमिस्फेयर में जाता है ITCZ यहाँ आ जाता है, फिर जो ट्रेड विंड्स रहेंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, जो वेस्टर्लीज है वो भी साउथ में आ जाएगा। तो जो हमारा सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो भी इधर होके बहने लगता है। बेसिकली वो बाइफरकेट हो जाता है हिमालय से, कुछ नॉर्थ में चला जाता है कुछ हवा, और कुछ साउथ में, बाद में आगे जाके लोग मिल जाते हैं। तो इसके कारण जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो इंडिया पे आ जाता है। अगर हिमालयाज नहीं होते तो हम लोगों पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का उतना असर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि तब ये बाइफरकेट होता ही नहीं। एक तो ये बाइफरकेट नहीं होता, ये सीधा चले जाता। दूसरा, यहाँ पे जब आता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो ये हिमालयाज के कारण ये ऊपर जाता है, और उसके कारण रेनफॉल होता है। तो आप लोग ये 3-4 बात दिमाग में रखिएगा। पहला ये कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होते हैं वो मॉइस्चर लैटेंट विंड्स होते हैं जो मेडिटेरियन में ओरिजिनेट करते हैं, फिर वो इंडिया में आकर के विंटर में रेनफॉल करवाते हैं। उसके बाद वो आते कैसे हैं, तो जेट स्ट्रीम से आते हैं। जेट स्ट्रीम क्या होता है कि दो एरिया है, एक का प्रेशर और टेम्परेचर अलग है, दूसरे का टेम्परेचर और प्रेशर अलग है, तो उन दोनों के बीच में जो एरिया होता है उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग विंड बहने लगते हैं इन लोअर ट्रोपोस्फेयर और इन अपर ट्रोपोस्फेयर और लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। इनको हम लोग बोलते हैं जेट स्ट्रीम्स। अब जेट स्ट्रीम जो है वो क्वाजाई हॉरिजॉन्टल होते हैं, वो वर्टिकली भी ऊपर नीचे होते हैं और हॉरिजॉन्टली भी ऊपर दाएं बाएं होते हैं। और वो जब इंडिया में जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, जब गर्मी का मौसम होता है तो हिमालय के उधर बहते हैं, हिमालय के नॉर्थ में बहते हैं। लेकिन जब ठंड आता है तब वो हिमालय, वो तिब्बतन प्लेटूज को बाइफरकेट कर देता है और एक पार्ट इधर बहने लगता है साउथ, हिमालय के साउथ में, और वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को पकड़ के हम लोगों के पास ले आता है जहाँ पे रेनफॉल होता है फिर। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात इसका क्या है कि अगर आप इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी अगर आप पढ़िएगा, वो किस क्लास में मेरे को याद नहीं, 11 या 12 में, उसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट कि जब सब ट्रॉपिकल, ये ऑब्जर्व किया गया है कि जब तक सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम हिमालयाज के उधर नहीं जाता है तब तक मानसून विंड इधर नहीं आता है। मतलब मानसून कब आएगा, जब टेम्परेचर और बढ़ेगा और यहाँ पे हाई प्रेशर लो प्रेशर बनेगा, तब आएगा मानसून का विंड। लेकिन ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि जब तक सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम हिमालयाज के उधर नहीं जाता, मतलब सूरज नॉर्थ जाएगा और उसके साथ साथ जो सारा जो विंड बेल्ट है वो नॉर्थ चले जाएगा, उसके बाद ही मानसून इंडिया एंटर करता है।
तो ये एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि अगर वो पूछता है यूपीएससी कि जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है या जेट स्ट्रीम है वो क्या इंडियन मानसून को इफेक्ट करते हैं, तो हाँ वो करते हैं। और एक ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होता है वो तो डायरेक्ट करता है वो, क्योंकि इंडिया के ऊपर ही बहता है और वो डिप्रेशंस बनाता है। आई होप कि हम समझा पाए हो, क्योंकि जेट स्ट्रीम से मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है जेट स्ट्रीम। अगर आप क्लाइमेटोलॉजी देखिएगा तो उसमें जेट स्ट्रीम इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बॉयड राउंड्स एक मेरे को बड़ा अटपटा सा लगा था न्यूज़, वो बस उसको डिस्कस करके आज का ख़त्म कर देंगे। फरीदाबाद मैन अरेस्टेड फॉर किलिंग डॉटर ओवर फेलियर टू राइट नंबर्स अप टू 50, मतलब 50 तक नंबर नहीं लिख पाई उसकी 4 साल की बेटी, तो उसको बेलन से मार मार के उसको मार दिया। ये पता नहीं क्या हो रहा है इंडिया में। उसके बाद कुछ खास है नहीं आज। ये भी वही दिया हुआ है, हेवी रेन स्नो पाउंड इन नॉर्थ इंडिया, वो वही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण है। आई होप कि आप लोगों को सब ट्रॉपिकल ये जेट स्ट्रीम आप लोगों को समझ में आ गया हो, वो इम्पोर्टेंट है। उसमें एक बार फिर हम बता देते हैं कि पहला है कि जो सन का एपरेंट मूवमेंट है, सन नॉर्थ और साउथ क्योंकि एपरेंटली मूव होता है, तो उसके कारण जो पूरा विंड बेल्ट है वो नॉर्थ और साउथ मूव करता है। तो उसके कारण जो अपर ट्रोपोस्फेयर और लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में जो विंड्स बहते हैं वो भी नॉर्थ और साउथ मूव करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं जेट स्ट्रीम्स। और जब ठंडा का मौसम आता है, ठंड आता है, तो सन जो है वो साउथ इक्वेटर के साउथ चला जाता है। उसके कारण जो ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो हिमालयाज़ के नॉर्थ में बहता है, वो हिमालय से बाइफरकेट करके इंडिया के ऊपर बहने लगता है। और वो जो विंड है वो मेडिटेरेनियन से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को होल्ड करता है, कैच करता है और उसको इंडिया में लाता है। और वो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है उसमें पानी रहता है, तो हिमालयस के कारण और कन्वेक्शन के कारण रेनफॉल होता है। उसके बाद डोनबास रीजन तो देख चुके हैं। अच्छा, PYQ देखते हैं। ये देखिए, पहले तो डिस्क्रिशनरी पावर गिवन टू गवर्नर, पहला क्वेश्चन वही है कि सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट्स रूल, ये तो भाई उसका डिस्क्रिशन है। अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स, ये थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, तो ठीक है। रिजर्विंग सर्टेन बिल्स पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तो सही लग रहा है। मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये तो पता नहीं, मेरे को गलत लग रहा है। और 1, 3, 4 कोई वैसा ऑप्शन भी नहीं है। तो ये वाला जो अगर आप पढ़िएगा तो द प्राइम ये चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द governor and other ministers shall be appointed by the governor on the advice of CM, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये वाला जो गलत है, इसका आंसर होगा 1 और 3। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड, क्योंकि आज फिशिंग पे पढ़े हम लोग, इसलिए ये वाला क्वेश्चन है। ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन द रीजन्स warm and cold atmospheric currents meet, rivers drain out large amount of fresh water into the sea, warm and cold ocean currents meet, कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज अंडुलेटिंग। अब ये एटमॉस्फेरिक करंट्स और ओशियनिक करंट्स, बस यही अंतर है यहाँ पे। इसमें जो भी इसमें जल्दबाजी किया होगा उसका गलत हो गया होगा। इसका आंसर होगा सी, कि जहाँ पे भी गर्म और ठंडा जो करंट होते हैं वो मिलते हैं, तो उसके वहाँ पे अच्छा फिशिंग ग्राउंड होता है। जैसे जो वहाँ पे है ग्रीनलैंड के इस साइड, ग्रीनलैंड हाँ नहीं, कनाडा के इस साइड, और एक दो बैंक्स हैं वहाँ पे, अच्छा जहाँ पे भी ये होता है मिक्सिंग होता है कोल्ड और वार्म करंट का, वहाँ पे होता है। जापान कोस्ट पे होता है, वहाँ पे फिर नॉर्थ अमेरिका का वेस्टर्न कोस्ट में होता है। तो जहाँ पे भी ये होगा उसके कारण, क्योंकि इसके कारण अपवेलिंग होता है। और अपवेलिंग का मतलब क्या है कि ओशियन के नीचे में जितना भी न्यूट्रिएंट्स हैं, अच्छा अच्छा खाना है, वो ऊपर आ जाता है, तो वहाँ पे ज़्यादा फिश होते हैं। पेरू के कोस्ट पे जो उसके कारण वहाँ पे पेरू करंट वो बहता है, वहाँ पे अपवेलिंग होता है, और उससे रिलेटेड फिर एल नीनो है। डिफाइनिंग ब्लू रेवोल्यूशन, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर पिसिकल्चर। पिसिकल्चर क्या होता है? रेयरिंग ऑफ फिश, डेवलपमेंट इन इंडिया। तो इसमें देखिए आपको पहले ब्लू रेवोल्यूशन को डिफाइन करना है। तो इंट्रोडक्शन में आप डिफाइन करोगे, ऐसा नहीं कि आप फिर इंट्रोडक्शन में डेटा देने लग जाओ। सीधा बोला डिफाइनिंग, तो डेफिनेशन से ही स्टार्ट करो। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स, आप प्रॉब्लम बताओगे।
एंड स्ट्रैटेजीज फॉर पिसिकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। देखिए इसमें ये नहीं पूछा कि गवर्नमेंट क्या किया है, तो इसमें आंसर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए कि आप डिफिनेशन से स्टार्ट करोगे, उसके बाद आप प्रॉब्लम बताओगे, उसके बाद आप जो करना चाहिए वो आप बताओगे कि वे मेजर्स क्या है, और एक दो जो गवर्नमेंट का जो स्कीम है उसको आप कंक्लूजन में लिख दो, तो आंसर बढ़िया लगने लगता है। तो आज के लिए इतना ही। फिर आप लोगों को कोई डाउट हो तो मेरे को मेल कर सकते हो, या मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स भी मिलेगा, आप वहाँ सब्सक्राइब भी कर सकते हो, उसको चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो। थैंक यू।